नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी कि अगर आपको कोई भी शेयर या स्टॉक परचेस करना है तो उसमें फंडामेंटली कौन से पैरामीटर्स या क्या क्या चीज़ आपको देखना चाहिए, वो सारी जानकारी ये वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आपको फर्स्ट जो है बेसिक ओवरव्यू ऑफ द कंपनी आपको पता होना चाहिए या आपको देख लेना चाहिए। उसमें फर्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो वो होता है सेक्टर एंड फ्यूचर डिमांड ऑफ इट्स गुड्स और प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो अगर गुड्स जो भी सेक्टर में या जो भी गुड्स और सर्विसेज आज के डेट में कंपनी सेल कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर कैसा है, फ्यूचर में उनका डिमांड रहेगा नहीं रहेगा। क्योंकि काफ़ी सारी कंपनीज है आज के डेट में अच्छी डिमांड है, मगर गोइंग फॉरवर्ड 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन लाइन अगर उनकी प्रोडक्ट का कुछ कोई भी रीज़न से अगर वो प्रोडक्ट चले नहीं या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर जैसे पॉलिटिकल फैक्टर्स है या और भी कोई कोई फैक्टर्स है जिसके कारण अगर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी तो वैसे वाली कंपनी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आपको चूज़ नहीं करना चाहिए। तो वो आपको पहले ही देख लेना चाहिए। सेकंड जो है वो प्रोमोटर्स हिस्ट्री एंड इट्स होल्डिंग परसेंटेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो भी आप कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो उनके प्रोमोटर्स की हिस्ट्री जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्रोमोटर्स का अगर पास्ट परफॉर्मेंस में कोई कहीं पे कोई दिक्कत था या फ्रॉड था या कोई पे यहाँ पे इंसॉल्वेंसी वगैरह डिस्कस किया होगा तो और लोन को रिपेमेंट नहीं किया है, वैसा वाला कोई हिस्ट्री अगर है तो फिर आपको वैसी कंपनी चूज़ नहीं करनी चाहिए। और होल्डिंग परसेंटेज भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्रोमोटर्स खुद का हाई होल्डिंग्स है तो वो अपनी कंपनी को अच्छी तरह से चलाएगा और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने में आप सेफ रहोगे। तो दैट इज अ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है वो रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल मतलब कि आपको जानना है कि कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है। ऐसा नहीं कि कंपनी जैसे कुछ कुछ कंपनी है उसका रेवेन्यू मॉडल वो कैसे अर्न कर रहे हैं या क्या उनका बिजनेस पर्पस है या क्या उनका बिजनेस मॉडल है, वही अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या आप उनको देखने के बाद भी आपको समझ नहीं पा रहे हो, इतना कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस या रेवेन्यू उनका है, तो वैसा वाला कंपनी या वैसे वाली चीज़ है बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कुछ कुछ नई नई अगर स्टार्टअप होते हैं या आईटी सेक्टर या नए नए स्टार्टअप होते हैं उसमें काफ़ी टाइम हमको यही पता नहीं चलता है कि ये कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्योंकि हर चीज़ में फ्री फ्री दे रहे हैं या स्कीम है या इसमें कैशबैक है, वैसा वाला मॉडल है, वैसा वाला जनरेट, तो उस केस में क्या है कि कंपनी के रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं रह सकती और आगे जाके आपका पैसा डूब सकता है। और फोर्थ पॉइंट है वो कंपटीशन एंड कंपनीज पोजीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वो सेक्टर में अगर काफ़ी कंपटीशन कितनी है वो भी आपको देखना चाहिए। जैसे 5 कंपनी है या 10 कंपनी है या वैसा सेक्टर में ऑलरेडी 1000 कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है और आपकी कंपनी और नई एंटर होने जा रही है, तो वैसे सेक्टर में या वैसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़ चेक करना है कि मार्केट लीडर मतलब कि उनका जो मार्केट में शेयर है वो एटलीस्ट 50% तो होना चाहिए। अगर 51% नहीं है उनका मार्केट में शेयर जो है कंपेयर टू अदर कंपटीशन ओनली 10% 15% है, तो वैसे केस में डेफिनेटली उनके जो कॉम्पिटिटर्स रहेंगे उनका यहाँ पे रेवेन्यू या उनका ग्रोथ होने का चांस या बिजनेस चलने का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो उस केस में वो कंपनी को आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे जाके प्रैक्टिकली भी आपको दिखाऊंगा कि ये पॉइंट क्या है। उसमें बोलते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू पर शेयर वर्सेस करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। ये चेक करना बहुत ही मैं खुद भी ये चेक करके ही कोई भी अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे ये चेक करने के बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन आगे मतलब आगे के जो पैरामीटर्स है वो मैं चेक करता हूँ। अगर ये पैरामीटर्स में मेरा अगर फेल हो जाता है तो मैं उससे वो कंपनी के शेयर्स को परचेस करने का आगे वहाँ से मतलब डिसीजन रोक देता हूँ और फिर बाकी पैरामीटर्स के चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि अगर आप समझो कोई भी अगर चीज़ आपको परचेस करनी है तो दो दो चीज़ होनी चाहिए, दो चीज़ होती है। एक तो होती है उसकी प्राइस जो आप पे कर रहे हो और दूसरी होती है उसकी वैल्यू। अगर वैल्यू से आप प्राइस ज़्यादा दे रहे हो तो फिर वो हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू। यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल इंट्रिंसिक वैल्यू आप अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो 100 रुपीज़ है और वो
जो स्टॉक है उसके आप प्राइस 200 रुपीज़ या 150 रुपीज़ दे रहे हो, तो यहाँ पे आप वही वैल्यू के लिए आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तो वो तो नेचुरली आपका पैसा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांस कम रहेगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होता है वो जनरली, ये अगर वैल्यूअर्स होते हैं वो अपना फ्यूचर कैश फ्लो या फ्यूचर बिजनेस देख के, जो भी सेक्टर में बिजनेस है उनका फ्यूचर में कैश फ्लो कैसे रहेगा, क्या डिमांड रहेगी, वो हिसाब से जो पैरामीटर्स होते हैं वो पैरामीटर्स के बेसिस पे एक इंट्रिंसिक वैल्यू डिसाइड होती है पूरा बिजनेस की। उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अगर कर देंगे तो आपको पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू मिल जाएगी, और पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू को फिर आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे एक्चुअल करंट मार्केट प्राइस के साथ। अगर एक्चुअल करंट मार्केट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से लेस है देन आप डेफिनेटली वैसा वाला जो शेयर्स है उसको परचेज करने के लिए आप चूज कर सकते हो। हालांकि आपको आगे जो मैं बताऊंगा वो सब पैरामीटर्स तो ज़रूर आपको चेक करना चाहिए, मगर ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू वाला जो पैरामीटर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर्स है जो हर किसी को चेक करना चाहिए। उसके हिसाब से फिर आप अपना आगे का डिसीजन लेना चाहिए। देन नेक्स्ट मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है रेशियो एनालिसिस। कुछ आपको देख लेने चाहिए, जो काफ़ी सारे, अगर मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि काफ़ी सारे जो अभी पोर्टल्स है वहाँ पर इजीली ये सब रेशियोज आपको फेस ऑफ द मतलब फेस में ही आपको काफ़ी सारे रेशियोज मिल जाएंगे, तो वो देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। उसमें फर्स्ट जो रेशियो है, काफ़ी सारे रेशियो तो होते हैं मगर मैंने यहाँ पे 7 इंपॉर्टेंट रेशियोज आपके लिए निकाल के लेके आया हूँ। जो चीज़ आपको अगर देख लेंगे तो आपका काफ़ी सारा अच्छा फंडामेंटल्स यहाँ पे एनालिसिस हो जाएगा। उसमें फर्स्ट है पी रेशियो वर्सेस सेक्टर पी रेशियो। पी रेशियो कुछ भी नहीं है, पी मतलब प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर प्राइस अर्निंग पर शेयर अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ है और उसकी प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पे पी रेशियो बोल सकते हैं 100 डिवाइड बाई 10, तो वो हो गया 10। तो 10 का प्राइस मतलब 10 रुपीज़ कमाने के लिए आप 100 रुपीज़ दे रहे हो, तो 10 गुना आप प्राइस पे कर रहे हो। तो और वो अगर आप पी रेशियो इंडिपेंडेंटली आप चेक करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो जो कंपनी है, जिस कंपनी का आप परचेज देख रहे हो, एनालिसिस देख रहे हो, वो कंपनी के जो जिस सेक्टर में है वो सेक्टर का जो पी रेशियो उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगी कि आप जो परचेज करने जा रहे हो वो कंपनी की प्राइस जो है ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अगर सेक्टर पी रेशियो, मेरे जो एग्जांपल है उसमें 10, मेरी कंपनी का 10 पी है और सेक्टर का पी है वो 15 हो या 20 हो, तो मैं डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि वो मेरा जो कंपनी है वो अंडर वैल्यूड है। लो पी रेशियो मतलब अंडर वैल्यूड होता है और हाई पी रेशियो मतलब कि ओवर वैल्यूड होता है। तो हाई पी रेशियो वाले जो स्टॉक रहेंगे उसको अवॉइड करना चाहिए। देन नेक्स्ट जो सेकंड जो पी के कनेक्टेड में ही है, PEG रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के रेंज में भले ही प्राइस अर्निंग हो मगर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो फिर फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो अगर ये चीज़ आप देखोगे, PEG रेशियो नॉर्मली अगर लेस देन 1 होगा तो वो अच्छा स्टॉक बोल सकते हैं और अंडर वैल्यूड स्टॉक आप मान सकते हो। अगर मोर देन 1 है, 1 या मोर देन 1 है, तो वैसे स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। PEG रेशियो जो है वो नथिंग बट ओनली सिंपल फॉर्मूला है, PE रेशियो डिवाइड बाई अर्निंग ग्रोथ। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम लोग, मेरा जो एग्जांपल है उसको अगर कैरी फॉरवर्ड करें तो मेरा आज के डेट का जो कंपनी है XYZ कंपनी, उसका PE रेशियो 10 है और अर्निंग ग्रोथ जो है वहाँ पे, अगर अर्निंग ग्रोथ मेरा वो जो कंपनी है उसके काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स है और अर्निंग ग्रोथ यहाँ पे 12% 15% है, तो 10% डिवाइड बाई 15% करूँगा तो नेचुरली इट इज़ ए लेस देन 1%, तो लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 के केस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ का चांस है और फ्यूचर में भी ये शेयर्स आगे जाने का यहाँ पे चांस है। तो वो हिसाब से वो कंसिडर करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। देन थर्ड जो है रेशियो वो है PB रेशियो। PB मतलब कि प्राइस डिवाइड बाय प्राइस, करंट मार्केट प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर बुक वैल्यू पर शेयर। मतलब यहाँ पे अगर जो टोटल बुक वैल्यू जो होता है, जो शेयर होल्डर्स के फंड के लिए जो अवेलेबल है आज के डेट में, जो भी उनके जो अकाउंटिंग जो फॉलो करते हैं वो लोग, जो इंडेस या जो भी अकाउंटिंग उनको है, वो बुक वैल्यू के हिसाब से एक बुक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स को डिवाइड करें तो वो पर शेयर एक बुक वैल्यू हो गया और उसको कंपेयर करना पड़ेगा आपको
एक्चुअल जो मार्केट प्राइस है उसके साथ। तो प्राइस को आप फॉर एग्जांपल प्राइस आपकी 100 रुपीज़ है और बुक वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको 50 रुपीज़ ही आती है, तो 100/50 मतलब 2, मतलब आप बुक वैल्यू अभी जो बुक वैल्यू उसके 2 गुना पैसा यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो या आप प्राइस पे कर रहे हो। जो बुक वैल्यू करंट, अगर ये बिजनेस पूरा टोटली बंद ही हो जाए तो फिर वो उसको बोलेंगे बुक वैल्यू। तो वो बुक वैल्यू अगर 50 रुपीज़ ही है और उसके लिए आप प्राइस 100 रुपीज़ दे रहे हो, मतलब कि 2 गुना पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो। तो वो चीज़ आपको कंसिडर करके, और जैसे पी रेशियो के है वैसा यहाँ पे पीबी रेशियो को भी आपको सेक्टर का पीबी रेशियो क्या क्या है उसके साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि नेचुरली आज के रेट में मोस्टली कंपनी का ऐसा ही होता है कि जो बुक वैल्यू है उससे हायर में ही वो ट्रेड करते हैं। तो ऐसा तो होगा तो फिर कोई भी शेयर आप परचेस कर ही नहीं पाओगे। लेस देन 1 या 1 पी रेशियो वाले बहुत ही रेयर केस में कंपनीज मिलती है। तो वो अगर आप सेक्टर के साथ, जो कंपनी का जो सेक्टर है वो सेक्टर का जो पीबी रेशियो है उसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आपका कंपनी का पीबी रेशियो क्या है और सेक्टर का पीबी। अगर सेक्टर का पीबी रेशियो से भी आपका पीबी रेशियो कम है तो फिर उसको आप इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। फोर्थ जो रेशियो है वो है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आप 3 से 5 साल का आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट रिटर्न यहाँ पे रहेगा, जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, क्योंकि वो मार्केट से कैपिटल उठाते हैं और उसको फिर इन्वेस्ट करके बिजनेस करते हैं, तो कैपिटल इन्वेस्ट करके जो भी रिटर्न कमाया है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अभी कंसिस्टेंट है और वो भी 3 से 5 साल के अपर ट्रेंड में ही है, तो वैसी कंपनी को आप जरूर सिलेक्ट कर सकते हो। फिफ्थ जो रेशियो है वो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। वो भी आप एक परसेंटेज है कि रिटर्न जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, क्योंकि टोटल कैपिटल एम्प्लॉय जो किया होगा उसमें तो बाहर से लोन लेके भी काफ़ी सारा फंड इन्वेस्ट करते हैं, प्लस प्रेफरेंस शेयर या डिविडेंड है, डिबेंचर्स है, वो सब चीज़ भी इन्वेस्ट करके एक इन्वेस्टमेंट टोटल कैपिटल इन्वेस्ट तो करते हैं। मगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या यहाँ पे अर्निंग है, और वो क्योंकि आप जो शेयर परचेज करने जाओगे तो उसके बाद आप वो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओगे। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कौन सा परसेंटेज है और क्या रेट से उनका रिटर्न आता है वो जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कम से कम 3 से 5 साल का आप देखना चाहिए, ताकि आपको कंप्लीट समझ में आए कि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है। देन सिक्स्थ रेशियो है वो करंट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। जिस हिसाब से डेप्ट का आपने देखा होगा, RBI कंटिन्यूसली जो रेपो रेट है वो भी इंक्रीज किया है, और यहाँ पे अभी आज के डेट में हाईएस्ट रेपो रेट भी चल रहा है। तो डेप्ट अगर ज़्यादा ही लेके चलेंगे तो डेप्ट का इंटरेस्ट का पे आउट रहेगा और इंटरेस्ट की कॉस्ट यहाँ पे बहुत ही हाई रहेगी। उस केस में यहाँ पे प्रॉफिट पे काफ़ी सारा इम्पेक्ट हो सकता है। तो अगर डेप्ट अगर कम है या मिनिमम है तो वो वैसे वाले कंपनी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़ है, अगर कोई कंपनी का डेप्ट बिल्कुल ही जीरो है तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल जीरो है दैट मीन्स कि वो बाहर से या तो फिर उसमें दो चांस हो सकते हैं। या तो फिर कंपनी की कोई मार्केट में उतने क्रेडिट वर्दीनेस नहीं हो, ताकि वो नहीं भी हो सकती, ताकि क्या है कि उनको डेप्ट कहाँ से मिल नहीं सकता है। और दूसरा चीज़ ये हो गया कि कंपनी अगर डेप्ट नहीं ले रहे और सिर्फ इक्विटी पे ही पूरा इन्वेस्टमेंट करके चला रहे हैं तो वो वाला चीज़ भी अच्छा नहीं है। तो डेप्ट भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, और डेप्ट इक्विटी रेशियो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डेप्ट इक्विटी रेशियो ले लिया तो यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ही हाई होगी, और उस केस में आपके जो बिजनेस है उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ सकता है। और सेवंथ जो इम्पोर्टेंट रेशियो है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो मतलब कि सिंपल चीज़, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। आज के डेट में जो करंट एसेट्स किसको बोलेंगे, जो नॉर्मल जो स्टॉक है, फिर कैश एंड बैंक है, डेटर्स है, वो सब करंट एसेट्स हो गए, और उसके सामने डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपको जो भी क्रेडिटर्स है आपके या अदर कोई छोटी मोटी शॉर्ट टर्म लोन्स है, वो सब चीज़ को हम लोग करंट लायबिलिटी बोलेंगे। तो करंट एसेट्स से ज़्यादा होनी चाहिए करंट लायबिलिटी। अगर करंट रेशियो है वो फॉर एग्जांपल करंट लायबिलिटी 100 रुपीज़ है, करंट एसेट्स है वो 100 रुपीज़ है, और आपका करंट लायबिलिटी 50 रुपीज़ है, तो उनको जो वो रेशियो आएगा वो 2:1।
तो करंट एसेट्स आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। करंट एसेट आपकी ज़्यादा नहीं है और लायबिलिटी ज़्यादा है, तो लायबिलिटी को रिपे करने में बिजनेस में काफ़ी सारा कैश का इश्यू हो सकता है। तो वैसा वाला कंपनी जो है जिसका करंट रेशियो ज़्यादा हो, 1 और 1 से ज़्यादा हो, वैसा कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहिए। तो ये हो गया आपको रेशियो एनालिसिस, कौन से इंपॉर्टेंट रेशियो है वो जो चेक कर लेना चाहिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है वो अदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, वो भी आपको देख लेने चाहिए। जैसे उसमें फर्स्ट है सेल्स टर्नओवर ट्रेंड ईयर ऑन ईयर बेसिस, मतलब 3 से 5 साल का अगर आप सेल्स टर्नओवर का ट्रेंड देखेंगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि बिजनेस में अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। वो कुछ नंबर, जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस P&L के जो नंबर्स है वो आपको ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो प्रॉफिट, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो शेयर होल्डर्स को, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल है, उसमें भी क्या ट्रेंड है ईयर ऑन ईयर। आपका 3 to 5 ईयर्स का अगर आप चेक कर लोगे तो उससे भी आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपकी जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मेकिंग है या कंसिस्टेंटली उनका प्रॉफिट में इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग ट्रेंड है या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, वो आप जान सकोगे। देन थर्ड है वो है टोटल एसेट्स ट्रेंड। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी एसेट्स बिजनेस थी कि आज चल रहा है मगर उसमें अगर ग्रोथ नहीं है या एक्सपांसन नहीं कर रहे वो कंपनी, तो फिर वो आगे जाके कहीं ना कहीं उनको काफ़ी कंपटीशन या फिर काफ़ी बिजनेस शटडाउन भी करने की टाइम आ सकता है। तो ये एसेट्स में ग्रोथ होना वो भी एक पॉजिटिव साइन होती है। एसेट्स में ग्रोथ मतलब कि कंपनी वो पैसा कमा के और भी यहाँ पे खुद का जो बिजनेस है और एक्सपांड किए जा रही है। तो वैसा वाला अगर बिजनेस में देखोगे या इन्वेस्ट करोगे तो आपको आपके पैसे को ग्रोथ मिल सकता है। देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कैश पोजीशन ट्रेंड ईयर ऑन ईयर। क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आप अगर बताऊं तो आप जो भी बिजनेस या जो भी शेयर परचेस करने जा रहे हो तो वो बिजनेस में कैश जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रॉफिट किए जा रहे हैं मगर उसके सामने वहाँ पे कैश जनरेशन नहीं हो रहा है कुछ भी, तो वो वाला बिजनेस कहीं ना कहीं आगे जाके डूब सकता है और उनके काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच और फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है। तो वैसा कैश जनरेशन पोजीशन है वो भी ईयर ऑन ईयर आपको देखना पड़ेगा कि उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए, ताकि आप वो वैसे वाले बिजनेस को आप बिल्कुल मतलब आप रिलाई कर सकते हो और उसको परचेज के लिए, वैसे स्टॉक परचेज के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर्स है मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ, जो आप खुद भी अपना कोई भी अगर शेयर परचेज करना है तो आप वो इतने ये जो पैरामीटर्स जो है वो बेसिक अगर आप चेक कर लोगे, रेशियो एनालिसिस, ओवरव्यू और कुछ अदर जो पैरामीटर्स जो मैंने बताए वो आप चेक कर लोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको अगर जो भी शेयर परचेज करने जा रहे हो वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या वो परचेज करने जैसा है कि नहीं है। मैं जस्ट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे जस्ट मैं बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे मैं ये शेयर को एनालिसिस करता हूँ। तो फर्स्ट मैं आप यहाँ पे टिकर टिप में यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी अच्छा पोर्टल है जिसको आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोई मेरा यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मगर मैं टिकर टिप यूज़ करता हूँ तो मैं आपको इसके ऊपर जस्ट बता देता हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको सिलेक्ट किया हूँ यहाँ पे इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का अगर हम लोग चेक कर लेते हैं कि आज का मार्केट ट्रेंड क्या है और यहाँ पे क्या चीज़ हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने जो बताया था, जो मेरे जो वीडियो है उसमें जस्ट मैं आपको प्रीवियस मेरा जो है उसमें फर्स्ट जो इंट्रेंसिक वैल्यू जो मैं यहाँ पे हाईलाइट किया था, जो इंट्रेंसिक वैल्यू वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर ये पैरामीटर आपको चेक करना है तो यहाँ पे इजीली यहाँ उन्होंने चेकलिस्ट जो है उनकी इन्वेस्टमेंट की चेकलिस्ट, उनमें फर्स्ट ही उनका क्राइटेरिया है इंट्रेंसिक वैल्यू। तो आज की डेट में अगर ये इन्फोसिस है उनका करंट मार्केट प्राइस है वो 1635.65 है और उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो नेगेटिव में यहाँ पे आ रही है, माइनस रेड मतलब कि नेगेटिव। तो वैसा वाला जो शेयर है वो मैं यहाँ पे परचेस नहीं करूँगा, क्योंकि आज की डेट में ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उससे ये जो प्राइस है, करंट जो मार्केट प्राइस है वो हाई में ट्रेड कर रहा है। तो मेरी जो पर्सनल जो चेकलिस्ट है उसमें वो कंसिडर नहीं होगा और यहाँ पे ऐसे शेयर को मैं परचेज के लिए कंसिडर नहीं कर सकता। तो ये जैसे ये जो है ये तो सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इन्फोसिस मैं परचेज नहीं करूँगा तो आप भी नहीं करिएगा या आप करेंगे तो मैं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दूसरा मैं जो है
मेरे NHPC, क्योंकि मुझे पावर सेक्टर में काफ़ी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर किया था जिसमें काफ़ी सारे इमर्जिंग बिजनेस सेक्टर जो मैं बताया था, उसमें एक पावर जो सेक्टर था वो काफ़ी अच्छा फ्यूचर में भी जिस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी या बाकी सब में जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो उसमें पावर की कहीं ना कहीं डिमांड रहेगी। तो वैसा वाला जो अगर स्टॉक अगर पिकअप करे तो ये है NHPC। उसका फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो इंट्रिंसिक वैल्यू उसका ग्रीन मार्क है, तो ये शेयर हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे देख सकते हैं, और आगे के जो पैरामीटर्स है वो भी हम देख सकते हैं कि कैसे उसका परफॉर्मेंस है। तो उसमें यहाँ पे अगर कुछ कुछ चीज़ है वो यहाँ पे टॉप फेस वैल्यू पे फेस में ही आपको पता चल जाती है, और कुछ है वो डिटेल में आप उनकी बैलेंस शीट देखेंगे या उनका और फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट प्रेजेंटेशन जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, वो भी देख के आप अपना डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पी रेशियो अगर हम कंपेयर करें NHPC का तो वो है 12.39, और अगर सेक्टर पी रेशियो की बात करें उसको, क्योंकि मैंने बताया था कि पी रेशियो इंडिपेंडेंटली आप जज नहीं कर पाओगे, उसके सेक्टर का पी रेशियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो कंपनी परचेज करने जा रहे हो उसका यहाँ पे कैसा वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे सेक्टर का पी रेशियो ऑलमोस्ट 28 है, और ये यहाँ पे 13 में 12.39 ही में ही मिल रहा है, तो ये लोअर पी रेशियो मतलब ये गुड टू परचेज हम बोल सकते हैं। सिमिलरली पीबी रेशियो भी अगर देखें उसको भी सेक्टर के साथ कंपेयर करना है, मतलब कि आज के डेट में आपको अगर एग्जांपल में यहाँ पे है तो 1.16 टाइम्स आप ज़्यादा जो करंट जो बुक वैल्यू है उससे आप 1.16 टाइम्स ज़्यादा पे करने जा रहे हो ये कंपनी के लिए। मगर उसको अगर सेक्टर पीबी रेशियो से कंपेयर करें तो सेक्टर का तो पीबी रेशियो 3.68 है, मतलब 3.68 टाइम्स ज़्यादा इन्वेस्ट करने से आपको परचेज जो सेक्टर है वो सेक्टर के शेयर्स आपको परचेज करने के लिए मिल सकते हैं। तो वो कंपैरिजन में सेक्टर के पीबी रेशियो है उसके कंपैरिजन में ये कंपनी है NHPC, उसका पीबी रेशियो काफ़ी लो है, तो आप उसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। ये कोई, हालांकि यहाँ पे कोई मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जस्ट मेरे जो एग्जांपल था या मैंने जो आपको कुछ कुछ चीज़ जो है उसको चेक करने के लिए प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे काफ़ी सारा उनका फोरकास्ट एंड रेटिंग एनालिसिस है, सजेस्टेड दैट द इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, मतलब वैसे ये एक 100% उनका एनालिसिस भी है। फिर कंपनी प्रोफाइल भी देख सकते हैं, उनका ब्रांड क्या है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी आप खोल के यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हैं। फिर उनके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है, फाइनेंशियल ट्रेंड भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो 10.76 थाउजेंड करोड़ यहाँ पे था 18-19 और 19-20 का, और उसको कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ भी उनको 3.25 था। फिर यहाँ पे 19-20 का प्रॉफिट ग्रोथ 11.15% रहा था, फिर 2021 का प्रॉफिट ग्रोथ 13.41 रहा था, और रेवेन्यू ग्रोथ 0.05 रहा था। और 21-22 का अगर देखें तो रेवेन्यू थोड़ा डिक्रीज हुआ है 6.70, मगर उस कंपैरिजन में प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं काफ़ी सारे एक्सपेंसेस या कॉस्ट कटिंग में यहाँ पे काफ़ी जोर दिया होगा, ताकि उनका प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीजिंग दिखने को मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है वो आप देख के यहाँ पे फंडामेंटल जो मैंने बोला इंट्रिंसिक वैल्यू वाला जो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है उससे तो वो कंपनी फर्स्ट में तो ओके ही है, और बाकी सारे भी जो यहाँ पे पैरामीटर्स जो ये टिप जो है वेबसाइट, वहाँ पे सभी जो पैरामीटर्स है वो काफ़ी अच्छे ग्रीन में दिखने को मिल रहे हैं। तो ये शेयर हम लोग अगर फंडामेंटल एनालिसिस वाले जो क्राइटेरिया जो मैंने आपके साथ शेयर किया हूँ वो सब देख के आप अपने हिसाब से बिजनेस कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको देख लोगे या उसको जान लोगे तो आपको भी आप खुद ही एनालिसिस कर पाओगे कि मुझे ये परचेस पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ हमको देखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर भी करिएगा, और आपकी कुछ कमेंट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी शेयर करिएगा, ताकि वो हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ। और आपका कुछ अगर पर्टिकुलर कोई है कि आप वो सेक्टर में पर्टिकुलर या वो पॉइंट पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ तो वो भी आप ज़रूर कमेंट के द्वारा बता सकते हैं।